आज का हमारा डीप डाइव है डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दहिया पर। ये किताब हमें सीधे 1950 के दशक के आजमगढ़ के एक दलित गांव में ले जाती है। जी। तो हमारा मिशन है उस दुनिया को समझना, एक ऐसी दुनिया जो गहरे अंधविश्वास में जकड़ी थी, और फिर ये जानना कि कैसे एक छोटी सी जरूरत ने एक क्रांति की नींव रखी। और उस दुनिया के बिल्कुल केंद्र में है मुर्दहिया। जैसा कि लेखक बताते हैं, वो सिर्फ मरे हुए जानवरों को फेंकने की जगह नहीं थी। अच्छा। वो दलित बस्ती का एक तरह से भू राजनीतिक केंद्र थी। जीवन से लेकर मरण तक हर गतिविधि वहीं से जुड़ी थी। भू राजनीतिक केंद्र, ये थोड़ा समझाइए। मतलब वो सिर्फ एक जगह नहीं, वो दलित बस्ती की सीमा थी। समाज के सारे लेन देन, सारे संघर्ष, यहाँ तक कि सवर्णों से जो भी बातचीत होती थी, वो उसी सीमांत जगह से होती थी। तो वो शक्ति का भी केंद्र थी और बेबसी का प्रतीक भी। चलिए तो फिर यहीं से शुरू करते हैं। किताब में लेखक की पारिवारिक पृष्ठभूमि को भुतई कहा गया है। तो ये सिर्फ एक अंधविश्वास था या इसका उनके जीवन पर कोई असली असर भी था? नहीं, इसका बहुत गहरा और असली असर था। ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, ये उनकी सच्चाई थी। परिवार ये मानता था कि उनके दादा जूठन उनको एक भूत ने लाठियों से पीट कर मार डाला था। ओहो। और बस इस एक घटना ने पूरे परिवार को इतने गहरे अंधविश्वास में धकेल दिया कि घर में बकायदा भूत बाबा की पूजा होने लगी। और ये डर तब और भयानक हो गया होगा जब लेखक खुद बीमार पड़े। बिल्कुल। जब लेखक को 3 साल की उम्र में चेचक हुआ तो परिवार ने इसे शीतला माई का प्रकोप माना। कोई डॉक्टरी इलाज नहीं? कोई डॉक्टरी इलाज नहीं, सिर्फ झाड़ फूक और चमारिया माई जैसी स्थानीय देवियों की पूजा। नतीजा ये हुआ कि जान तो बच गई, लेकिन उनकी दाहिनी आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। और समाज के लिए? समाज के लिए वो एक अपशगुन बन गए। एक ऐसा बच्चा जिसके सामने पढ़ने से भी लोग कतराते थे। ये कितना अजीब है ना, कि सदियों से जो परिवार अनपढ़ रहा, वहां शिक्षा की जरूरत ज्ञान के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एक चिट्ठी पढ़ने की मजबूरी से पैदा हुई। हाँ, और यही तो उस दौर की सबसे कड़वी सच्चाई है। शिक्षा कोई आदर्श नहीं थी, वो एक जरूरत थी। जरूरत, हाँ। परिवार के लोग कलकत्ता जैसे शहरों में मजदूरी करते थे, चिट्ठियां भेजते थे। अब गांव में कोई दलित तो पढ़ा लिखा था नहीं। और सवर्ण लोग या तो आनाकानी करते थे या फिर मजाक उड़ाते थे। तो इसी लाचारी से तंग आकर परिवार ने फैसला किया कि इस 5 साल के अपशगुनी बच्चे को स्कूल भेजा जाए। सिर्फ इसलिए कि वो चिट्ठी पढ़ सकें? बस सिर्फ चिट्ठी पढ़ने के लिए। तो शिक्षा को हम मुक्ति का रास्ता मानते हैं, पर उनके लिए तो स्कूल की दुनिया ही एक और तरह का बंधन बन गई। वहां क्या माहौल था? स्कूल तो बस उसी समाज का एक छोटा सा आईना था। वहां भी जातिवाद की गहरी छाप थी। जैसे कि लेखक बताते हैं कि क्लास की पहली कतार में बैठे 13 के 13 बच्चे दलित थे। शिक्षक उन्हें अक्सर चमरकिट जैसी गालियां देते थे। पढ़ाई कैसे होती थी? पढ़ाई कागज पर नहीं, लकड़ी की पटरी पर, जिसे रोज कालिक से पोतना पड़ता था। पुचारा कहते थे उसे। और जरा सी गलती पर अरहर के डंठल से बहुत बेरहमी से पिटाई होती थी। मतलब ज्ञान हासिल करने के लिए भी हर कदम पर अपमान और संघर्ष था। और मैंने पढ़ा कि अगली क्लास में जाने के लिए भी ये कीमत चुकानी पड़ती थी। हाँ, उसे पस्कराई कहते थे। पस्कराई? जी। अगली कक्षा में जाने के लिए मास्टर जी को 2 रुपए की घूस देनी पड़ती थी। और उस दौर में उस गरीब परिवार के लिए 2 रुपए, सोचिए कितनी बड़ी रकम होगी। बिल्कुल। तो स्कूल एक ही समय में उम्मीद भी था और उत्पीड़न भी। एक तरफ ज्ञान का दरवाजा खुल रहा था, तो दूसरी तरफ जातिगत भेदभाव और मजबूत हो रहा था। तो कुल मिला के ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसे उसका अपना ही समाज अंधविश्वास के कारण अपशकुन मानता है। हाँ। और वो उसे एक व्यवहारिक जरूरत के लिए स्कूल भेजा जाता है, जहां उसे एक अलग ही तरह के सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। और ये तो आत्मकथा का सिर्फ पहला खंड है, जो लेखक के घर से भाग जाने पर खत्म होता है। उनकी आगे की यात्रा तो मार्क्सवाद से लेकर बौद्ध दर्शन तक की है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अंधविश्वास और सामाजिक बाधाओं से भरी इस दुनिया से निकला एक बच्चा ज्ञान और विचारों की दुनिया